हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 रिबल्स इन द राज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अभी तक तो हम देख रहे थे रिवॉल्ट के बारे में, उसका पैटर्न कैसा था, हमें लीडर की कैसे ज़रूरत पड़ी, क्या क्या रूमर्स अफवाहें फैल रही थी उस टाइम पर, लोग क्यों उसे बिलीव कर रहे थे। अब हम अवध के बारे में देखते हैं। अवध के बारे में बताया गया है कि 1851 में एक गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड डलहौजी, और वो अवध के बारे में कहते हैं कि अवध तो एक ऐसी चेरी है जो कि एक ना एक दिन हमारे मुंह में, हमारे माउथ में तो ज़रूर आएगी। और उसके बाद क्या होता है कि ठीक 5 साल बाद 1856 में ब्रिटिशर्स जो है वो इस किंगडम को, अवध को एनेक्स कर लेते हैं, और अवध जो है ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के किंगडम का एक पार्ट बन जाता है। तो अब उन्होंने क्या कहा था, अब ये जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, जैसे उन्होंने इसको अपने अंडर लेकर आए, तो ये जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, ये जो एनेक्सेशन हुआ, ये कुछ स्टेजेस में हुआ, कुछ पार्ट में हुआ। कैसे? देखो, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि सब्सिडरी अलायंस लगा दिया 1801 में। कहाँ पर? अवध में। वो कैसे? देखो, अलायंस, इस अलायंस का क्या कहना था? सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि राजा के पास अपने कोई भी मिलिट्री फोर्स रह नहीं जाते, ब्रिटिशर्स की जो ट्रूप्स है, ब्रिटिशर्स के जो आर्मी वाले हैं, वो आकर रहेंगे राजा के राज्य में, और वो राजा को हेल्प करेंगे। राजा के पास अपनी कोई मिलिट्री फोर्स नहीं रहेगी, और साथ ही साथ वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब कि जो गवर्नर जनरल है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस में जिस भी स्टेट पर, जिस भी किंगडम में लगाया गया है, वहाँ पर जाकर रहेगा। और राजा कोई भी डिसीजन लेगा तो उसमें उस ब्रिटिशर की क्या होगी? से होगी। उसके एडवाइस पर ही राजा जो है कोई भी डिसीजन लेगा, और वो जो है कोर्ट की तरह जो है वहाँ पर काम करता है। ब्रिटिशर्स रेजिडेंट जो है वो राजा को हेल्प करता है। अब राजा के पास अपनी कोई फोर्सेस है नहीं, तो राजा क्या हुआ? लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ मेंटेन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट हो गया? ब्रिटिशर्स पर, या ब्रिटिशर्स की जो ट्रूप है उन पे डिपेंडेंट हो गया। और इसीलिए उस टाइम पे कोई रिबेलियस चीफ होते थे, तलुकदार्स होते थे, जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे हैं राजा की। अब राजा के पास अपनी कोई फोर्स नहीं, राजा के पास अपनी कोई पावर नहीं, तो राजा क्या करता था? उन पर पावर एक्सर्ट ही नहीं कर पाता था, और इस वजह से वो और ज़्यादा रिबेलियस होते चले जाते थे। अब ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम चाहते थे कि अवध जो है वो इनके हिस्से में पड़ जाए, वो उनका पार्ट बन जाए। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते थे? वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि अवध की जो सॉइल थी ना, वो बहुत अच्छी थी, और वो सॉइल इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। और दूसरा, वो चाहते थे कि ऐसा अवध जो है वो बहुत अच्छा रीज़न है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक मार्केट बना देंगे अपर इंडिया का। इन दो कारणों की वजह से वो चाहते थे कि अवध जो है वो उनका पार्ट बन जाए, उनके अंदर में आ जाए, वो इसे अनेक्स कर लें। और बहुत साल पहले, यानी कि 1757 के अराउंड ही उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लैंड जो है इंडिया में अपने अंदर करना स्टार्ट किया था, जैसे मराठा लैंड, डोब, कार्नेटिक, पंजाब, बंगाल, ये सब पहले से उनके अंदर में थे। और अब इनमें एक और नाम जुड़ गया था, अवध का, क्योंकि अब क्या हुआ, 1857 में जो है, 1856 में उन्होंने अवध भी एनेक्स कर लिया, और 1857 तक, यानी ये रिवॉल्ट का टाइम आते आते लगभग एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत सारा पार्ट जो है इंडिया का वो उनके अंदर जा चुका था, उनका रूल हो चुका था पूरे इंडिया पर। अब जब अवध को एनेक्स किया गया तो लोग इससे बड़े नाराज़ हुए। और जगह तो नाराज़ हुए ही हुए, लेकिन अवध के जो लोग थे, अवध को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का दिल है ये किंगडम ऑफ अवध। तो यहाँ के जो लोग थे उनको सबसे ज़्यादा दुख पहुँचा, उन्हें सबसे ज़्यादा जो है बुरा लगा। नवाब वाजिद अली शाह जो थे उनको कहाँ जाना पड़ा? उन्हें तो हटा दिया गया, उन्हें तो राजगद्दी से उतार दिया गया, इसीलिए वो कलकत्ता चले गए। और उन्हें क्यों उतार दिया गया? इसीलिए उतार दिया गया क्योंकि अब देखो, ब्रिटिशर्स को तो राज्य चाहिए था, तो उन्होंने क्या बहाना बनाया कि राजा के अंदर, नवाब वाजिद अली शाह के अंदर अच्छे से गवर्नेंस नहीं हो पा रही है, मिस गवर्नेंस हो रही है। इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे से गवर्नेंस हो, यहाँ पे अच्छे से लॉ एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाए, इसलिए हम नवाब वाजिद अली शाह को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उनको हटा रही थी ना, तो उसने क्या सोचा था कि नवाब वाजिद अली शाह कौन है, ये तो बड़े ही अनपॉपुलर रूलर हैं, इनको तो कोई जानता ही नहीं होगा। बल्कि ब्रिटिशर्स ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे थे। उनको तो बहुत से लोग जानते थे, ना केवल जानते थे बल्कि बहुत सी जनता उनको प्यार करती थी। मतलब जब वो लखनऊ से जा रहे थे, उनको हटा दिया गया, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको फॉलो करते हुए, उनके पीछे दुख के गीत गाते हुए कानपुर तक उनको छोड़ने के लिए आए थे। तो लोग तो उनको बहुत जानते थे, बहुत मानते थे। ब्रिटिशर्स पता नहीं ऐसा क्यों मानकर बैठे थे कि नवाब वाजिद अली शाह को तो कोई जानता ही नहीं। हर जगह जो है लोग सिर्फ क्या है, दुख के गीत गा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने जब नवाब गए उनको हटाया तो इस बारे में लिखा था। कुछ लोगों ने कहा था कि वो क्या थे, एक तरीके से सोल की तरह थे, जो कि अब अवध की बॉडी से निकल चुके हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई सड़क नहीं होगी, ऐसी कोई मार्केट नहीं होगी जो नवाब के जाने की वजह से रोई ना हो। ऐसे ही किसी ने लिखा था कि अंग्रेज बहादुर आए और उन्होंने हमसे हमारा मुल्क ले लिया। तो ऐसे जो है गीत भी गाए जा रहे थे और लिखा भी जा रहा था कि नवाब जो थे वो कितने इम्पोर्टेंट थे और उनके जाने के बाद जो है अब अवध की क्या कंडीशन थी, वहाँ के लोगों की क्या कंडीशन थी। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि लोग दुख मना रहे थे, बल्कि उस टाइम पे क्या हुआ, राजा के यानी नवाब के जाने की वजह से मटीरियल लॉसेस भी हुए। कैसे मटीरियल लॉसेस, देखो कोर्ट का पूरा सिस्टम ही ब्रिटिशर्स ने आके हटा दिया। इसका ये जो कोर्ट है, ये जो कल्चर है कोर्ट का, ये सब खत्म हो गया। जैसे पहले म्यूजिशियन, डांसर, पोएट, आर्टिशन, कुक, रिटेनर्स, ऑफिशियल्स, ये सब होते थे। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स ने आके कोर्ट ही हटा दिया तो इन सब की भी नौकरी गई। ये पूरा सिस्टम ही जो है वो कोलैप्स हो गया। इसलिए जब नवाब गए ना तो सब दुख मना रहे थे, चाहे तलुकदार हो, चाहे पीजेंट हो, चाहे सिपोए हो। सबके दुख का कारण एक ही था कि उन फिरंगी राज उनके यहाँ पे आ गया है और उसके वजह से जो भी चीज़ें वो अच्छी मानते थे, जिसको रिस्पेक्ट करते थे, वो सब चीज़ें क्या होती चली जा रही है, एक के बाद एक कोलैप्स होती जा रही है, उनका ब्रेक डाउन होता चला जा रहा है। और अवध में जो है जब रिवॉल्ट हुआ तो यहाँ पे और ज़्यादा जोश के साथ में हुआ और बहुत लंबे टाइम तक चला, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या चीज़ याद आई थी कि उनके अवध को कैसे ले लिया गया था, कैसे उनके नवाब को हटा दिया गया था। अब ये जो अनेक्सेशन था, इससे सिर्फ नवाब को नहीं हटाया गया बल्कि तालुकदार जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अब ये जो तलुकदार्स थे ना, इनके पास क्या होते थे, फोर्ट्स होते थे, बहुत बड़े बड़े किले थे, इनके पास लैंड थी, इनके पास पावर थी, इनके पास आर्म्ड रिटेनर्स थे, यानी कि इनके पास आर्मी भी थी। कुछ कुछ तलुकदार के पास तो 12,000 फुट सोल्जर्स होते थे। कोई छोटा होता था फिर भी उसके पास 200 तो होते ही होते थे। तो इतनी ज़्यादा पावर रखने वाले, लैंड है इनके पास, पावर है, आर्मी सोल्जर्स है, इन तक को जो है हटाया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब क्या था, जैसे ही तलुकदार्स जो है उनको पता चलता है कि ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, अब ब्रिटिशर्स जो है बिल्कुल भी तलुकदार्स को पसंद नहीं करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि तलुकदार्स को हटा देते हैं, उनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आते हैं। अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में क्या होता है, वो एक तरीके से तलुकदार को हटाने की या उनके पोजीशन को कम करने की जो है पूरी कोशिश करते हैं। देखो, फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट जो है उसको समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 कहा जाता है, जो कि वो अवध में लेकर आए थे। और वो किस अजम्पशन पर था, वो इस अजम्पशन पर था कि ये जो तलुकदार है इसका कोई अपना लैंड नहीं है, ये झूठ से फ्रॉड कर जो है अपना कोई भी लैंड है उस पर फोर्स के तरीके से अपना अधिकार जताते हैं, इसलिए इनका तो कोई बीच में से होना ही नहीं चाहिए। ये तो क्या है, बीच के लोग हैं और हमको टैक्स किससे लेना है, पीजेंट से लेना है, तो सीधा पीजेंट के साथ में हमें क्या करना है, रेवेन्यू सेटलमेंट करना है। बीच में तलुकदार्स होने ही नहीं चाहिए। तो एकदम तलुकदार्स को हटाने की पूरी कोशिश की गई।
तो अब क्या हुआ, इस वजह से दिखाया गया था कि तलुकदार्स के अंदर पहले क्या थे, 67% विलेजेस आते थे अवध में। जितने विलेजेस थे उसका 67% विलेजेस कहाँ आता था वो तलुकदार के अंदर। लेकिन अब तलुकदार को तो हटाने की कोशिश की गई। तो 1856 के रेवेन्यू सेटलमेंट के बाद यही विलेजेस की संख्या घटकर 38% हो गई जो कि तलुकदार्स के अंदर आते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस समरी सेटलमेंट के बाद में जो सदर्न अवध के जो तलुकदार थे वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुए। उन्होंने तो लगभग जितने भी उनके पास विलेजेस थे उसके भी आधा जो है वो खो दिया इस सेटलमेंट के चक्कर में। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स क्या समझते रहे, उन्हें लगा कि हम जब ये रिवेन्यू सेटलमेंट लेकर आ रहे हैं, तलुकदार को हटा रहे हैं, तो जो सॉइल के एक्चुअल ऑनर्स है, पीजेंट है, उनके साथ में हम सेटलमेंट कर रहे हैं, उनसे ही टैक्स लेंगे। इस वजह से पीजेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन लेवल है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, रिवेन्यू फ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, रिवेन्यू फ्लो तो बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे आए ब्रिटिशर्स के पास, बहुत ज़्यादा टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट किए, लेकिन ये जो डिमांड वाला बर्डन था ये कम नहीं हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। काफ़ी जगह तो ये देखने को मिला कि जिस लैंड की जो है डिमांड 30% थी उसको 70% एसेस कर लिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लिया जा रहा था। ओवरली एसेस कर लिया गया था कुछ एरिया को और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जिस वजह से ना पीजेंट और ना तलुकदार कोई खुश नहीं था। तलुकदार को हटाने की वजह से जो है वो पीजेंट भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। देखो, पहले माना जाता था कि तलुकदार या ज़मींदार जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा दुखों का कारण भी बनते हैं पीजेंट का। लेकिन फिर भी पीजेंट जो है इनको अच्छा मानते थे, इन्हें अपने एक राजा की तरह देखते थे। हाँ, तलुकदार कुछ सीन में ऑपरेसर्स होते थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे, फादर फिगर की तरह थे। मान लो कभी पीजेंट को पैसा चाहिए तो ये तलुकदार्स दे देते थे। कई बार अच्छी फसलें नहीं हुई, कोई कारण हो गया, तो यही तलुकदार्स जो होते थे वो कई बार कहते थे कि ठीक है, हम कुछ टाइम के बाद में टैक्स कलेक्ट करेंगे या फिर हम इस बारी नहीं करेंगे। तो ऐसे जो है जब ज़रूरत का टाइम आता था तो पीजेंट की हेल्प भी यही ताल्लुकदार करते थे। तो पीजेंट क्या देखते थे कि ताल्लुकदार तो उनके लिए एक फादर फिगर की तरह है। लेकिन यही सेम फीलिंग उनको ब्रिटिशर्स के साथ में नहीं आई। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो बिल्कुल ओवर असेसमेंट कर देते थे, हाई डिमांड रखते थे और बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्शन रखा हुआ था कि चाहे तुम्हारी फसल अच्छी हो ना हो, पीजेंट को पे तो करना ही पड़ेगा। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाए, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखने को नहीं मिलती थी, बल्कि इसी चीज़ में जो है ताल्लुकदार बहुत ही हेल्प किया करते थे। और इन्हीं सारी वजह से जो है लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और 1857 में जो है रिवॉल्ट हुआ। और रिवॉल्ट में किसने भाग लिया, ताल्लुकदार ने भी लिया, पीजेंट ने भी लिया। अवध के पीजेंट ताल्लुकदार दोनों ने ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई। बहुत सारे ताल्लुकदार तो नवाब जो था अवध के उनको बहुत ज़्यादा लॉयल थे, इसलिए जो उनकी वाइफ थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी रिवॉल्ट में हिस्सा लिया था। और उसका साथ किसने दिया, इन्हीं ताल्लुकदार्स ने दिया। बहुत सारे लोग तो लखनऊ में जब इनकी वाइफ की डिफ़ीट हुई तो उसमें साथ भी रहे उनकी डिफ़ीट में। अब पीजेंट को कोई भी दिक्कत होती थी ना तो ये बात झट से पता चल जाती थी किसे, सिपोही को। अगर कोई दिक्कत होती थी तो पीजेंट को पता चल जाता था, पीजेंट को होती थी तो सिपोही को पता चल जाता था। क्योंकि अवध से बहुत सारे लोग आर्मी में जाते थे तो ये अपने गांव में कम्युनिकेट करते रहते थे, इसलिए उनको पता चल रहा होता था कि गाँव में क्या दिक्कत है और जो है इन सिपोहीज के साथ में क्या दिक्कत है। और बहुत लंबे टाइम से ये सिपोही जो है वो इनको कम लेवल की सैलरी मिल रही है, बहुत कम सैलरी मिल रही है, जल्दी छुट्टी नहीं मिल रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर तो कंप्लेन करते ही रहते थे। लेकिन 1850s के बाद से जो है एकदम खाई सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन सिपोही और ब्रिटिशर्स के बीच में। देखो, सिपोही और ब्रिटिशर्स का जो रिलेशन था वो हमेशा से ख़राब नहीं था।
कई बारी वो बहुत अच्छा भी हुआ करता था। जैसे 1820s के टाइम पे इनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। जैसे 1820s के टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत फ्रेंडली रिलेशन रखा करते थे, इनके साथ लीजर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया करते थे, रेसलिंग किया करते थे, उनके साथ घूमा करते थे। वो लोग जो है हिंदुस्तानी लैंग्वेज भी बोलते थे और उसमें बहुत फ्लुएंट भी थे। हमारे कल्चर को एकदम, हिंदुस्तान के कल्चर को एकदम समझ गए थे, उसके साथ फैमिलियर थे, और वो क्या थे, डिसिप्लिनियर भी थे। एक तरीके से फादर फिगर थे अपने सिपोइस के लिए। लेकिन क्या हुआ, 20 साल बाद ही 1840 से हमने देखा कि ये जो उनका नज़रिया था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। कैसे चेंजेस, कि अब उनको लगने लगा कि हम तो बहुत सुपीरियर हैं। वो कैसे मानते थे अपने सिपोइस को कि ये तो रेशियल इन्फीरियर है, इनको तो कैसे भी अब्यूज़ करो, मारो, हमें तो इनसे बस काम निकलवाना है। और इस वजह से क्या हुआ, इसी फिजिकल वायलेंस या इसी सोच की वजह से जो है इन दोनों के बीच में, सिपोइस और ब्रिटिशर्स के बीच में खाई बढ़ती चली गई। और क्या हुआ, ट्रस्ट को किसने रिप्लेस कर दिया, सस्पिशियन ने। यानी कि पहले तो इनके बीच में बहुत भरोसा था, लेकिन अब ये एक दूसरे पर शक करने लगे थे। अब इनके जो रिलेशन थे वो उतने अच्छे नहीं रहे थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रीस्ड कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। कि जब लोगों को लग रहा था, सिपोइस को लग रहा था कि उनको एक ऐसा बंदूक की गोली दी जा रही है जिसमें फैट है काऊ का, पिग का, तो ये जो अफवाह थी इसको बहुत कंट्रोल किया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन ये बात पर भरोसा नहीं हुआ सिपोइस को, उनको शक था। इसी वजह से तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे पहले ट्रस्ट हुआ करता था और बाद में क्या था, एक दूसरे पर ये लोग शक करने लगे थे। अब हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक्स थे सिपोय के बीच में और ये जो गांव था नॉर्थ इंडिया में उनके बीच में। क्योंकि गांव से ही ब्रिटिशर्स जो है क्या करते थे, लोगों को लेते थे और अपनी आर्मी में भरते थे। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो सिपोय क्या करेगा, अपने गाँव में बताएगा, एक से पूरे गाँव में पूरी बात जो है वो फैल जाती थी। तो बहुत क्लोज लिंक्स थे। बंगाल की आर्मी में बहुत सारे लोग जो थे वो अवध से थे या फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से थे, और बहुत सारे लोग ब्राह्मण थे या फिर अदर अपर कास्ट से थे। अवध को तो क्या कहते थे, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था। और ये जो लिंक्स थे इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें, 1857 के रिवॉल्ट में। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि सिपोइस को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखे जा रहे, या फिर उनको ऐसा जो है वो दिया जा रहा है कार्टरेज जिसमें फैट है काऊ पिग का, और उसको दांत से काटने की बात की जा रही है, बाइट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कहाँ पे बताया गया, सिपोइस ने बता दिया अपनी फैमिली में। फैमिली से पूरी बात पहुँच गई गांव में, गांव से गांव तक फैली और पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली, और इस वजह से ही जो है रिवॉल्ट हुआ। तो इसका बहुत बड़ा हाथ था इन लिंक्स का सिपोइस और रूरल वर्ल्ड के बीच में, जिस वजह से जो है ये रिवॉल्ट हुआ। लेकिन ये जो रिवॉल्ट हुआ ये लोगों ने तो किया, लेकिन रिबल्स क्या चाहते क्या थे, ये जो सिपोइस थे ये क्या चाहते थे, क्या सोच कर इन्होंने रिवॉल्ट किया था। तो देखो हमें एग्जैक्टली हम इस चीज़ का आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स के तो रिकॉर्ड्स हैं, वो तो अपनी बातें लिख कर चले जाते हैं। लेकिन ये जो रिबल्स थे ये कोई सिपोए है, कोई गांव से है, कुछ ऑर्डिनरी लोगों ने ज्वाइन किया है। ये लोग जो है वो अपने बारे में कुछ लिखते नहीं थे। पहली बात तो इनमें से बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, और जो भी पढ़े लिखे थे उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है या अपने इस रिवॉल्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसलिए हमें बहुत ही कम पता चलता है। हमें उनके बारे में भी किससे पता चल रहा है, जो ब्रिटिशर्स लिख के गए हैं, ब्रिटिशर्स ने जो रिकॉर्ड रखे हैं उनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, और वो है प्रोक्लेमेशंस या फिर इश्तहार्स, नोटिफिकेशंस वगैरह जो वो जारी किया करते थे उस टाइम पर। सारे लोगों को कहते थे कि आप यूनाइट हो जाइए, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। ये सारे जो उन्होंने इश्तिहार जो है वो जारी किए थे, इनसे हमें कुछ पता चलता है इन ब्रिटिशर्स के बारे में वो लोग क्या सोचते थे। लेकिन वैसे बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे हिस्से के लिए हमें ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड पर ही जो है वो डिपेंड रहना पड़ा, क्योंकि उनकी इश्तिहार से हमें बहुत कुछ नहीं पता चलता। ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड से तो हमें बहुत सारा रिवॉल्ट के बारे में पता चलता है। और इसके बाद में अगला टॉपिक है द विजन ऑफ यूनिटी।
ये जो प्रोक्लेमेशंस थी जो कि 1857 में जारी की जा रही थी, ये सारे लोगों से, सारे जो पॉपुलेशन है, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, मैटर नहीं करता, सारे लोगों से अपील किया करती थी। और ये जो है कौन इशू करता था, कई बारी मुस्लिम प्रिंसेस भी इशू करते थे, लेकिन फिर भी ये हिंदू के सेंटिमेंट को कोई दुख ना पहुँचे, ये सारी चीज़ें जो है अपने ध्यान में रखा करते थे। वैसे ही जो है हिंदू मुस्लिम जो है उनको कहा गया था कि आपके पास क्या है, इक्वली कुछ गेन या लॉस करने को है, कि अगर आप हारेंगे तो साथ ही हारेंगे और जीतेंगे तो साथ ही जीतेंगे, इसलिए साथ आइए, यूनाइट हो जाइए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है वो लड़िए। कई बारी जो है बहादुर शाह के नाम पर भी बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन, इश्तहार वगैरह निकाले गए हैं। उसमें क्या दिखाया गया है, प्री ब्रिटिशर्स टाइम के बारे में दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम पास्ट के बारे में दिखाया गया है कि मुग़ल एम्पायर के टाइम पर कैसे दोनों कम्युनिटीज़ रहा करती थी। बहादुर शाह के नाम पर जो नोटिफिकेशंस वगैरह जो है निकाले गए हैं, उसमें क्या दिखाया गया है कि लोगों से अपील की गई है दोनों मोहम्मद और महावीर के नाम पर कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो मैटर नहीं करता, आप साथ आइए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाइए। हमें क्या है, जीतना है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। और क्या हुआ कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब साथ आए थे, क्योंकि सब क्या सोच रहे थे कि हमें इन ब्रिटिशर्स को यहाँ पर कैसे भी हटाना है। इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम की ये जो यूनिटी है उसमें फूट डालने की। एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि बरेली में, जो कि वेस्टर्न यूपी में है, यहाँ पर क्या हुआ, दिसंबर 1857 में जो है ब्रिटिशर्स ने कितने खर्च किए, 50,000 रुपीज़ उस टाइम पे खर्च किए, ताकि वो हिंदू पॉपुलेशन को मुस्लिम के अगेंस्ट भड़का सके। लेकिन ये अटेम्प्ट फेल रहा, और उनका ये जो अटेम्प्ट था कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो इश्तहार वगैरह जारी किए जा रहे थे उसमें क्या कहा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स के राज को बिल्कुल भी उसमें रहना नहीं है, बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करना है, फिरंगी के राज को बिल्कुल क्या करना है, हटा देना है, रिजेक्ट कर देना है। उन्होंने कहा इसी इश्तहार में कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रीटीज़ तोड़ी है, अपने वादे तोड़े हैं, इसलिए इन पे ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और लोगों को क्या क्या याद दिलाया गया, रेवेन्यू सेटलमेंट्स याद दिलाए गए कि कैसे उस वजह से तलुकदार्स और पीजेंट दोनों को प्रॉब्लम हुई, फॉरेन कॉमर्स या फिर बिग एंड स्मॉल जो लोग थे, यानी कि लोगों को कितनी दिक्कत हुई है ब्रिटिशर्स की वजह से, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें याद दिलाई गई ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। ये जो प्रोक्लेमेशंस थे इसमें क्या बताया जा रहा था कि ये लोग जो है ब्रिटिशर्स वो क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के रिलीजन को, उनके कास्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सबको क्रिश्चियनिटी में बदल देना चाहते हैं। और ये एक जो डर था कि ब्रिटिशर सबको क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे, इस वजह से लोग और ज़्यादा जो है र्यूमर्स पर, अफवाहें पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे, साथ में आने लगे। बहुत ज़्यादा इश्तिहार में क्या कहा गया कि आप साथ आइए, साथ में रहिए और अपने राइट के लिए लड़िए। ये जो लड़ाई है वो किसके लिए है, एक ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए है, कि इससे सबका भला होने वाला है, सबके भले के लिए ये लड़ाई है, इसके लिए तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। बहुत जगह पर तो रिबेलियंस ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स पर तो अटैक किया ही किया, साथ में उन लोगों पर भी अटैक किया जो कि कैसे देखे जाते थे, अलाइज देखे जाते थे ब्रिटिशर्स के, या लोकल ऑपरेसर्स थे, या जैसे कोई अमीर आदमी हो गया, या तल्लुकदार्स, या ऐसे ही कुछ लोग जो कि पीजेंट को या फिर नॉर्मल लोगों को तंग किए करते थे, वो भी ब्रिटिशर्स के एक साथ ही देखे गए और उन पर भी क्या किया गया, अटैक किया गया। उन्होंने क्या किया कि विलेजेस में जाकर जो है अकाउंट बुक्स वगैरह को जलाई, मनी लेंडर्स के जो घर है उनको डिस्ट्रॉय किया, काफ़ी जगह आग लगा दी गई। ये सारे जो है कुछ काम हुए थे उस टाइम पर। तो इससे क्या दिखाना चाहते थे, ये सारी घटनाएं क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी कि अब लोग जो है रिबेल तो कर रहे हैं, लेकिन सारे ऑपरेसर जो जितने सारे लोग हैं जो उनको तंग करते हैं, उन सारे लोगों के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं, एक एगलिटेरियन सोसाइटी चाह रहे हैं जहाँ पे सब इक्वल हो, जहाँ पे उनकी राइट्स हो, जहाँ पर लोगों की बात सुनी जाए। इसीलिए लोग जो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या विज़न देख रहे हैं, उनका विज़न क्या है कि फिरंगी राज में नहीं रहना है, फिरंगी राज को हटाना है और अपना राज करना है, खुद रूल करना है। अब जैसे ही ब्रिटिश रूल कोलैप्स हुआ,
जैसे कि दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, अपना एक अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब ऑफ कोर्स ये शॉर्ट लिव था, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए ये नहीं रहा। ये रिबल लीडरशिप जो थी वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रही, फिर से ब्रिटिशर्स आ गए, लेकिन फिर भी उस टाइम पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, वो लोग वापस कोर्ट में गए, कोर्ट के कल्चर को वापस लेकर आए, बहुत जगह अपॉइंटमेंट्स बनाई अलग अलग पोस्ट के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए एक सिस्टम रखा। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि ट्रूप्स की पेमेंट के लिए एक सिस्टम रखा। ऐसे पुराने टाइम पे आए और लोगों को इशू कर दिया नोटिफिकेशन कि अब आप लूटपाट मत करो, अब तो हम आ गए हैं, हम रूल कर रहे हैं। साथ ही साथ प्लान्स बनाते गए कि आगे ब्रिटिशर्स से कैसे लड़ना है। उसी तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और मुग़ल वर्ल्ड में जैसे रहते थे ऐसे लोगों को दिखाया कि हमें रहना है, पास्ट की तरह रहना है, इन जो फिरंगी राज है इसको ख़त्म करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो इन रिबेलियंस ने खड़ा किया था उसका मेन डिमांड क्या था कि हमें जो वॉर के डिमांड है उसको किसी भी हालत में मीट करना है, हमें जो है उसको बिल्कुल उस डिमांड को मीट करेंगे, साथ ही साथ प्लान बनाएंगे कि ब्रिटिशर से आगे कैसे लड़ना है। बहुत जगह ये स्ट्रक्चर सरवाइव नहीं कर पाया क्योंकि ब्रिटिशर्स बाद में आ जाते हैं, बाद में फिर से टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन अवध में जो रेजिस्टेंस दिखाई लोगों ने वो बहुत लंबी रही। बहुत लंबे टाइम तक लोग जो है लखनऊ में या फिर अवध की और पार्ट में लड़ते रहे। 1857 में, यहाँ तक कि 1858 तक के भी कुछ टाइम तक जो है उस ईयर में भी लोग जो है अपनी आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके राजा नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया था। इसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा था और लोग बहुत लंबे टाइम पीरियड तक वहाँ पर लड़े, अपने हक के लिए लड़े, अपनी आवाज़ उठाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।